हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपका चैप्टर चल रहा है दैट इज सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज का टॉपिक आपका रहेगा सॉल्यूशन। वैसे हम सॉल्यूशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं 2 या 3 दिन से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन की टाइप समझाई थी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि जो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रखा है उसकी क्या स्टेट है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इस आधार पे हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे। अब हम आगे सॉल्यूशन की फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, बट उसका क्राइटेरिया अलग होगा, मतलब क्लासिफाई करने का जो पैरामीटर है, तरीका है, वो थोड़ा अलग होगा। सो नाउ सॉल्यूशन इट्स टाइप्स, सॉल्यूशंस टाइप। और ये किसके आधार पे टाइप्स बनाई हमने? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये हमने पार्टिकल के साइज के आधार पे जो है वो इनको क्लासिफाई किया। और कौन सा पार्टिकल? सॉल्यूट, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज क्या है, उसका साइज कितना छोटा या बड़ा है, उस आधार पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन से टाइप होते हैं सॉल्यूशन के? 3, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, वन इज ट्रू सॉल्यूशन, second is colloidal and third is suspension। 3 टाइप्स हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो सबसे छोटा, इसका सबसे बड़ा और इसका बीच में होता है, दोनों के। ठीक है, हम रीडिंग भी बताएंगे कि क्या क्या साइज होता है, पर सबसे छोटा साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल का। सबसे बड़ा साइज होता है सस्पेंशन के सॉल्यूट के पार्टिकल का, और बीच में पाया जाता है सस्पेंशन और ट्रू के, उसको हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ट्रू सॉल्यूशन। कई बार क्या भी होता है, जैसे तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन लिखा मिलेगा बुक में या फिर किसी क्वेश्चन में, तो जब कभी सॉल्यूशन के बारे में ये ना समझाया जाए कि बेटा ये कोलाइडल है कि ट्रू है कि सस्पेंशन है, तो जब सिर्फ सॉल्यूशन लिखा गया हो बुक में तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन मान के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि बेटा इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी, ट्रू अलग होगा, सस्पेंशन अलग, कोलाइडल अलग। तो अगर आपको कुछ बता ही नहीं रखा कि सॉल्यूशन किस टाइप का है, तो तुम आंसर किस आधार पे करोगी कि किसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा गया इट मींस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। ओके, और इसके अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो होता है 10 की पावर -9 मीटर। सॉल्यूट पार्टिकल्स साइज इज 10 रेज टू पावर -9 मीटर। इतने छोटे होते हैं, इससे भी छोटे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो कम से कम ये साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपको 10 की पावर -9 मीटर या इससे भी छोटा मिल सकता है। इसका मतलब ये है कहने का 10 की पावर -9, जब पावर माइनस में होती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब आपके पास एक्चुअली में 100 करोड़। अगर 1 को मैं 100 करोड़ से भाग दूं तो जो मेरा आंसर आएगा उतना छोटा साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन के एक सॉल्यूट के पार्टिकल का। बात समझ में आई? चाहो तो आप इस मीटर को और भी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पर क्योंकि तुम छोटी क्लासेस में लेंथ की यूनिट मीटर ही पढ़ के आए हो तो आप मीटर में ही रहने दीजिए। नहीं तो यूनिट्स तो और भी होती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉन भी हो सकती है, पर क्योंकि आपने मीटर ही पढ़ी है तो उसी में चलते हैं। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज इतना या इससे भी छोटा हो सकता है, और ये जो सॉल्यूशन है दैट इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस होता है, इसमें चीजें मिलाने के बाद आपको क्लियरली नजर नहीं आता कि सॉल्यूट कहाँ है और सॉल्वेंट जो है वो आपका कहाँ है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होते हैं, होमोजीनियस। और ये इतने ज्यादा एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होते हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप से भी अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आपने एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप भी लिया, जैसे मैंने ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल दूं तो नमक और पानी। ठीक है, तो अगर मैंने नमक और पानी को मिक्स किया और आपने इस सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से भी देखा तो भी आपको नमक और पानी के पार्टिकल अलग अलग नजर नहीं आएंगे। ये इतने छोटे होते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं कि आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन।
सॉरी बेटा, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या गुण पाए जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये होमोजीनियस है जो मैंने आपको बता दिया। होमोजीनियस का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद आप उनको अलग अलग विजिबल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो सारा एक जैसा होगा। अगर तुम चीनी के अंदर नमक मिला रहे हो, नमक में चीनी, पानी में नमक यूं मिला रहे हो, तो क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर नमक और पानी मिला दिया तो ऊपर वाला पानी तो ज्यादा खारा है, नीचे वाला कम है। वो सारा एक जैसा टेस्ट करता है, दिखने में भी सारा एक जैसा होता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब होमोजीनियस इन नेचर है। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का कम से कम इतना। तो इस साइज की चीजें आप अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, इवन एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एक जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे और अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, ये इतने छोटे होते हैं। इनका जो सॉल्यूशन बनता है, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, दिखने में वो यूजुअली क्लियर होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर मतलब एकदम साफ सॉल्यूशन बनाते हैं, धुंधला नहीं होता, और उनके आप आर पार देख सकते हो। आप एक कांच के ग्लास में 1 चम्मच नमक घोलो, पानी भर के कांच के ग्लास में, या फिर उसमें चीनी घोलो, तो क्या चीनी और पानी घुलने के बाद वो जो पानी है वो धुंधला हो जाता है? क्या आप उसके आर पार नहीं देख सकते? अगर ग्लास कांच का है तो आर पार देखा जा सकता है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन ज्यादातर क्लियर बनते हैं, साफ सॉल्यूशन होते हैं, और इन ट्रांसपेरेंट है, आप इनके आर पार क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगला है दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, इनमें ये गुण नहीं होता कि लाइट की बीम को जो है वो स्कैटर कर सके। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? स्कैटर होने का क्या मतलब है? जैसे तुमने इंद्रधनुष देखा होगा, बारिश के बाद बनता है, जब हल्की हल्की धूप हो तो वो लाइट के स्कैटर होने से ही बनता है। जब सूरज से आने वाली किरणें बारिश की बूंदों पे गिरते हैं तो बारिश की बूंदें उन्हें फैला देती हैं और आपको वो 7 रंग नजर आते हैं। ठीक है, साबुन के बुलबुले में आपको कई रंग नजर आते होंगे, जो फ्लॉप सीडी होती है घर में, ठीक है, उनको भी आप यूं घुमा के देखोगे तो उनपे कई कलर नजर आते हैं। उसका रीजन होता है कि लाइट जो गिर रही है ना उस चीज पे, वो उस लाइट को फैला रही है, क्योंकि जो सूरज से लाइट आती है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो जैसे वो किसी कोई उस लाइट को फैला देता है तो सारे रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो लाइट को स्कैटर करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो है साइज पार्टिकल का। अगर तुम्हारे पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता। स्कैटर का मतलब फैला नहीं सकता, उसको अलग अलग नहीं कर सकता उसके सारे रंग। बट अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो लाइट स्कैटर हो जाती है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज है ना वो बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा है सॉल्यूशन में। इतने छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो उस लाइट को फैला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट स्कैटर द लाइट। ठीक है, सिंपल है। दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप छान के इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। कभी नमक के पानी को छलनी में से छान के देखो, क्या नमक ऊपर और पानी नीचे रहता है? नहीं। हम शिकंजी बनाने के बाद छानते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि चीनी, नमक और नींबू का जूस तो ऊपर रह गया, नीचे पानी आ गया। छलनी से या फिल्टर पेपर लगा लो, तुम फिल्टर पेपर नहीं है घर पे तो एक नॉर्मल पेपर लेके उसको फोल्ड करके थोड़ा सा किसी कटोरे के ऊपर उसको रख के और नमक का सॉल्यूशन उसमें से डाल के देखो, एकदम से मत डाल देना, पेपर फट जाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा डालना, 2-2 4-4 बूंदे, तो आप नीचे देखोगे तो भी वो नीचे नमक का या चीनी का पानी ही आएगा। यू नहीं है कि फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्यूट रह जाएगा और नीचे सॉल्वेंट आ जाएगा। तो फिल्ट्रेशन वाले तरीके से आप इस सॉल्यूशन को साफ नहीं कर सकते, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पर अगर तुमने रेत में पानी घोल रखा है तो उसको हम फिल्टर पेपर से कर सकते हैं अलग, फिर रेत ऊपर रह जाएगा, पानी अलग, तो वो अलग टाइप का सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में ये गुण होता है कि आप इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन वाले मेथड से, छानने से नहीं अलग होगा, और तरीकों से हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास मान लीजिए नमक और पानी और मैंने ट्रू सॉल्यूशन बना दिया दोनों का। अब आप चाहते हो कि इसमें से नमक अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, तो आप इवोपरेशन कर लो, इवोपरेट कर दो, पानी इवोपरेट हो जाएगा, नमक नीचे, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। पर फिल्ट्रेशन से आप इसको दूर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, दे डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना।
आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपने चीनी, नमक को या किसी और ट्रू सॉल्यूशन को रखा 10 दिन तक तो उसका सॉल्यूट धीरे धीरे नीचे बैठ गया और सॉल्वेंट ऊपर हो गया, कभी नहीं होगा। अगर आप नमक के पानी को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी रखोगे, ठीक है, वो इवोपरेट हो सकता है उसमें से जो मतलब आपका पानी है वो, ठीक है, पर यूं नहीं होगा कि थोड़े टाइम बाद नीचे तो नमक बैठ गया और ऊपर पानी है, नीचे चीनी बैठ गई ऊपर पानी है। जैसा रेत के केस में हो जाता है कि अगर आपने पानी में रेत घोल दिया, कुछ टाइम तक लगेगा घुल गया, यूं का यूं छोड़ दो बिना हिलाए तो रेत नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर। ऐसा नहीं होता ट्रू सॉल्यूशन के केस में। ट्रू सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होते हैं बनने के बाद, और उनके सॉल्यूट उनके सॉल्वेंट से ऐसे ही अलग नहीं होते। आपको कभी भी वो बैठा हुआ नहीं मिलेगा कि नीचे एक चीज तो नीचे बैठ गई दूसरी ऊपर है, ठीक है। सो दे डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है। चलिए, अब पानी जो है ना वो बेटा बहुत कॉमन सॉल्यूट है। मैंने आपको समझाया भी था कि जब कभी कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो कि ये सॉल्यूशन हमने किस सॉल्वेंट के साथ बनाया है, तो हम पानी को मान के चलेंगे, ठीक है। तो कई सॉल्यूशन है जिनमें अगर आप सॉल्वेंट का कोई नाम फिक्स कर देते हो तो उन सॉल्यूशंस को हम पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं, जैसे कि एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? दैट वाटर इज सॉल्वेंट। अगर मैं किसी भी चीज के आगे एक्वस लिख दूं कि सोडियम कार्बोनेट एक्वस, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का पानी के साथ जो है वो सॉल्यूशन है। इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अगर पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट है, देन सॉल्यूशंस आर नॉन एक्वस, ठीक है। अगर पानी के अलावा आपने किसी भी चीज में घोल रखा है, पेट्रोल में घोल दिया, बेंजीन में, टॉल्विन में, कुछ भी, तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस वर्ड पानी के लिए यूज किया जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपिटल ए क्यू या छोटा ए और क्यू लिखते हैं, ठीक है। यूजुअली आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, पूरा आपको लिख के दे दिया। और अगर पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट यूज कर रखा है तो हम उसको बोलेंगे दैट इज नॉन एक्वस। ज्यादातर पानी यूज होता है, दैट्स वाई हम पानी को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी लगभग हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। ये इतना अच्छा सॉल्वेंट है कि थोड़ा या ज्यादा कुछ ना कुछ तो घोल ही लेगा अपने अंदर। पर और भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं इसके अलावा, जैसे मैंने एक वर्ड बताया था आपको, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन को एल्कोहल में घोलते हैं, शराब में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल है वो भी एज ए सॉल्वेंट है, पर वो पानी तो नहीं है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है जो कि एक्चुअली में नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन बना रखा है। ये बाकी जो सॉल्यूशन अभी हमने पढ़े नमक, चीनी का, ये हमने किस में बना रखे हैं बेटा? इन वाटर। तो ये कैसे हैं आपके एक्वस सॉल्यूशन। बिना पानी के कोई सॉल्वेंट है अदर देन वाटर, देन इट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम ट्रू सॉल्यूशन को भी 2 या 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम ट्रू सॉल्यूशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन कैन बी ऑफ सैचुरेटेड टाइप, कैन बी अनसैचुरेटेड एंड इट कैन बी सुपर सैचुरेटेड। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन की टाइप पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर हमने सॉल्यूशन की टाइप पढ़ी सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के हिसाब से, ट्रू, कोलाइडल, सस्पेंशन। अब हम ट्रू सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो ट्रू सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है और सुपर सैचुरेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन in which no more solute can be added। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, जैसे आपने 1 ग्लास वाटर लिया और मान लो इसमें 200 ml पानी आ रहा है, आपने इसमें नमक घोलना स्टार्ट किया, पहले 1 चम्मच घोला, मिलाया, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुलाया, मिल गया, 3 डाला, 4 डाला, और मान लो इसके अंदर 5 स्पून जो है वो NaCl, नमक मतलब सॉल्ट जो है आपका NaCl, ठीक है।
ये आपने घोला और 5 चम्मच घुल गया, आप मिलाते गए घोलते गए मिलाते गए घोलते गए, ठीक है। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि 5 चम्मच के बाद जब आपने छठी चम्मच डाल दी, ठीक है, तो वो सॉल्ट आप घोले जा रहे हो, मिलाए जा रहे हो चम्मच से, पर वो घुल ही नहीं रहा, ठीक है। तो बेटा कभी तो वो कंडीशन आएगी ना, चाहे पानी हो, सॉल्वेंट या कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है पानी हो, किसी भी सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी किसी चीज को घोल सकता है, ठीक है। अब आप उससे भी ज्यादा घोलोगे तो वो नहीं घोल पाएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और सॉल्यूट नहीं घुल सकता, मतलब वो जितना घोल सकता था वो उतना घोल चुका। अब इससे ज्यादा तुम डालोगे तो वो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि 200 ml पानी के अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो 50 ग्राम NaCl घोल सकता था, तुमने 50 ग्राम डाला, उसने 50 ग्राम घोल लिया। अब तुमने 10 ग्राम ऊपर से और डाल दिया, तो टोटल तो कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया, पर ये घोल तो 50 ही सकता है। तो ये 10 ग्राम जो है दैट डू नॉट डिसॉल्व, दिस सॉल्ट विल नॉट डिसॉल्व, ये नहीं घुलेगा, ये यूं का यूं पड़ा रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी चम्मच से घोल लो, चाहे आप इस सॉल्यूशन को 2 दिन रखे रखो, ये नहीं घुलेगा, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी सॉल्वेंट की वो उसने एक्वायर कर ली, अब इससे ज्यादा आप नहीं घोल सकते, ओके। बट हाँ, टेम्परेचर आप फिक्स रखना, जैसे ये सारी चीज में 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात कर रही हूँ, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे अगर 200 ml पानी 50 ग्राम नमक घोल सकता है, तो ये 52 भी नहीं घोलेगा, ये सिर्फ 50 घोल के ही रह जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना, 50 ग्राम घोल के नमक का सॉल्यूशन जो बढ़ गया, जिसमें और नमक घुल ही नहीं सकता, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट मैक्सिमम वो घोल चुका अपने अंदर। बट अगर कोई सॉल्यूशन आपका सैचुरेट है, ठीक है, और आपने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा गर्म कर दिया या ठंडा कर दिया, ठीक है, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड और कूल्ड, अगर आपने किसी भी बनाए हुए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया या ठंडा किया, तो इसने जितना अमाउंट घोल रखा है सॉल्यूट का, उसके अमाउंट पे फर्क पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा, अब आपको देखिए कि हमने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा नहीं घोला जा सकता है, क्या, कोई भी सॉल्यूट, पर इसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा या कम करने पे सॉल्यूट का अमाउंट कम या ज्यादा होता है। यूजुअली इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ a saturated solution, then it can dissolve some more solute, ठीक है। ये देखने को मिलता है, ज्यादातर केस की बात हो रही है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट 100% करेक्ट कि मैडम हमेशा ही ऐसा होगा, ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपने अंदर थोड़ा सॉल्यूट और घोल लेता है। मतलब जैसे मैं नमक का एग्जांपल ले रही थी 50 ग्राम, तो अगर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 200 ml पानी 50 ग्राम नमक घोल सकता है, और अब मैंने टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो हो सकता है अब ये 50 की जगह 60 ग्राम अपने अंदर घोल ले। तो देखो, अगर ये अब 60 ग्राम घोल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बढ़ाएगा, तो 10 ग्राम बढ़ा दिया ना हमने अमाउंट डिसॉल्व होने का। तो टेम्परेचर बढ़ा के किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आप उसमें थोड़ा सॉल्यूट और घोल सकते हो, पर उसकी भी एक लिमिट होती है बेटा। ये नहीं कि मैडम टेम्परेचर बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ और आप एक ग्लास पानी के अंदर 1 बोरी नमक घोल लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसकी भी अपनी लिमिट है, ठीक है, कि आपने 35 से 45 किया तो थोड़ा सा और घुल जाएगा, पर ये नहीं कि आप टेम्परेचर को मान लीजिए 50 कर दोगे तो मैडम और घुल जाएगा, और मतलब बढ़ाते जाओ और घोलते जाओ, नहीं, वो एक लिमिट है, ठीक है, वहां तक डिसॉल्व होगा, उसके बाद नहीं होगा। पर किसी नॉर्मल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्यूट और डिसॉल्व किया जा सकता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने का ये असर हुआ तो घटाने का उल्टा हो जाएगा। सो नाउ इफ वी decrease the temperature
ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन of a saturated solution, then amount of solute in solution decreases. ठीक है, अब इसका मतलब समझिए आप कि ये कह रहा है अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो थोड़ा सॉल्यूट और घुल जाएगा, मतलब सॉल्यूट ज्यादा घुलने लगे सॉल्वेंट में टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर आपने उल्टा कर दिया कि तुम्हारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था नमक का 35 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें मान लो मैं 200 ml के अंदर 50 ग्राम घोल के सैचुरेटेड बता रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, डाटा ये नहीं है, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, मैं इस सॉल्यूशन को 25 डिग्री सेल्सियस तक ले आई, मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब टेम्परेचर करने से ये जो पहले 50 ग्राम घुल रहा था ना सॉल्ट, इसमें से भी कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑलरेडी घुल चुका था 35 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो 50 ग्राम में से कुछ सॉल्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है, मान लो इसमें से 5 ग्राम बाहर आ गया, तो अब तुम्हारे सॉल्यूशन में तो खाली 45 ग्राम ही NaCl है, 5 ग्राम तो नीचे बॉटम में बैठा होगा, जो आपको लगेगा कि ये तो घुला ही नहीं है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व हो जाता है, जबकि किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटाने से उसमें पहले घुला हुआ जो सॉल्ट है वो भी उसमें से थोड़ा बाहर आ जाएगा, कि यहाँ तो सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाएगा सॉल्यूशन में से, यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका तुमसे कोई कारण पूछे कि बेटा ऐसा क्यों हुआ, बताओ कारण क्या है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट चैप्टर से उठाएंगे, जो हमने पहला चैप्टर किया था मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको हम डिस्कस करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि ये सब चीज कैसे है। यहाँ पे मैंने पानी और नमक का एग्जाम्पल लिया, तो आप उसको समझो। पानी लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो मान लो मैंने लिक्विड के पार्टिकल इतनी दूर दूर मान रखे, चलो थोड़ा और पास करें, कि ये वाटर के पार्टिकल है, और वाटर नमक अपने अंदर कैसे डिसॉल्व कर लेता है कि भाई लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत पास पास मिलेंगे, और जब तुम इसमें नमक डालते हो ना तो नमक के पार्टिकल ये जो बीच में खाली जगह ना यहाँ के फिट हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो तुम्हें एक कमरे में ऑलरेडी 4 लोग रह रहे हो और उसमें थोड़ी जगह हो, तो अब बाहर से 4 लोगों को और एडजस्ट कर दोगे। अब यही चीज मान लीजिए कि ऐसी होती कि एक कमरे में बहुत बुरी तरह लोगों को फिट किया हुआ है, उसमें जगह नहीं है, तो बाहर से बाहर से आने वाले लोगों को क्या एडजस्ट करोगे। लिक्विड में जगह होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो तुम नमक डालोगे, मान लो पहले तुमने ये कितने पार्टिकल आपके 4 और 4 8 और 4 12 16 17 18 के आसपास है। अब शुरू में तुमने 4 पार्टिकल डाले नमक के, ये नमक के पार्टिकल्स को मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जगह काफी अवेलेबल है, 4 पार्टिकल आराम से सेट हो सकते हैं, आपके 4 पार्टिकल सेट हो गए। तुमने और डाला, जैसे शुरू में मैंने 5 ग्राम नमक डाला था, ये था जगह थी घुल गया, तुमने और डाला और जगह थी और घुल गया, तुम और डालते चले गए और घुलता चला गया। मतलब जितना भी स्पेस खाली पड़ा है ना ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच, जब तक ये खाली है तब तक नमक के पार्टिकल्स इस जगह के बीच में आते रहेंगे। आई होप आप समझ रहे हो कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक ये स्पेस अवेलेबल है तब तक नमक के पार्टिकल्स घुलते रहेंगे, क्लियर। और मान लो कि अब स्पेस सारा भर गया, तो अब ये आपका सैचुरेटेड बन गया, दिस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट सैचुरेटेड, क्योंकि अब जितनी जगह ऑक्यूपाई करनी थी ना वो कर चुका नमक का पार्टिकल, अब जगह ही नहीं बची पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो और नमक कैसे घुलेगा। अब अगर तुम और ये डाल रहे हो नमक के पार्टिकल तो वो घुलेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं घुलेंगे तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, और वो एक्स्ट्रा डाला हुआ जो आपका सॉल्ट है वो ऐसे कैसा बीकर में बैठा रहेगा, नीचे नहीं घुलेगा। अब आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए इस कंडीशन पे। अब मैंने 2 कंडीशन ली, एक बार मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, एक बार मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। आपने अच्छा दूसरी बात ये समझो, हमने फर्स्ट चैप्टर में कह भी रखा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से सीधा कनेक्शन होता है। किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका टेम्परेचर से डायरेक्ट कनेक्शन है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर तुम 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कर रहे थे तो मतलब तुम पानी और नमक के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे थे, इसका मतलब वो और तेजी से मूव करेंगे। तो जब वो बहुत तेजी से आपस में मूव करने लगते हैं तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है,
ठीक है, कि वो बहुत तेजी से हिल रहे हैं, तो थोड़ी जगह बन जाती है और उस जगह पे तुम्हारा थोड़ा सॉल्यूट और आ जाता है, ठीक है, तो तुम और थोड़ा सॉल्यूट घोल देते हो टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर तुम टेम्परेचर को घटा रहे हो, मान लीजिए मैंने 45 से 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो टेम्परेचर घटने से काइनेटिक एनर्जी भी घटी, क्योंकि पार्टिकल तो हमेशा ही मोशन में रहते हैं, पर टेम्परेचर कम करने से ये कम स्पीड के साथ घूमेंगे, धीरे धीरे घूमेंगे। अगर धीरे धीरे घूमेंगे तो ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। यूं समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी कम करने से पार्टिकल्स पास पास आ गए और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करने से पार्टिकल दूर दूर चले गए। अगर पार्टिकल दूर गए तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस जो है वो इंक्रीज हुआ। अगर पार्टिकल पास पास आ गए तो स्पेस क्या हुआ, पार्टिकल्स के बीच में डिक्रीज। तो देखो नॉर्मल कंडीशन ये थी, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, इनके बीच में जगह खाली हो गई और सॉल्यूट घुल जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन ये है और मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये पार्टिकल और पास आ जाएंगे। अगर ये और पास आ जाएंगे तो इसका मतलब जगह कम पड़ गई पार्टिकल्स के लिए, तो पहले से जो पार्टिकल बैठे थे ना उनमें से कुछ को बाहर करना पड़ेगा कि भाई अब तो जगह ही नहीं उतरी, तुम कुछ बाहर जाओ, ठीक है। तो इसमें से जो घोला हुआ सॉल्यूट था वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बाहर। तो ये रीजन होता है कि टेम्परेचर घटने और बढ़ने के साथ किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से थोड़ा सॉल्यूट बाहर भी आ सकता है और थोड़ा एक्स्ट्रा भी घोला जा सकता है। ये कंडीशन नॉर्मली होती है, हर सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, ज्यादातर के लिए होती है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।